हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो मेरी साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे द्वारा एक साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई एक वीडियो सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें मैं अलग अलग टॉपिक्स पर आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी साझा करता हूँ। लेकिन आज की जो जानकारी है वो कक्षा 9 से लेकर और कक्षा 12 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहेगी। बहुत से बच्चे जब साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं और उसमें एक सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को नहीं आता है तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो आज की जो वीडियो होगी मेरी, उसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ साझा करूँगा। बहुत बड़े तरीके से तो समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, पर इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये मददगार साबित होगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अपना जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ हम लोगों को ये भी समझना है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं इसे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस किस तरह से कौन कौन सी कक्षाओं में, कौन कौन सी ऑर्बिट में घूमते हैं, कितने घूमते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, किस तरीके से हम लोग उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, खासकर क्लास 10th और 12th के बच्चों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल बनाई तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने हैं, अपने अपने पहलू, अपनी अपनी जानकारी बहुत से लोगों ने दी है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा बनाई गई पीरियोडिक टेबल को, आवर्त सारणी को जो है बेस माना गया। हम लोग उन्हें उनके द्वारा जो बनाई गई पीरियोडिक टेबल है उसी को आज तक पढ़ते हैं। लेकिन उसमें धीरे धीरे समय समय पर मॉडिफिकेशन होते रहे। तो जैसा आप जानते हैं कि सबसे पहले मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, जो पीरियोडिक टेबल आई, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, और उसके बाद आई आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी उसमें एटॉमिक मास को बेस माना गया था। ध्यान देंगे, उसमें एटॉमिक मास को बेस माना गया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आई, जो मेंडलीव के बाद आई थी, जो मोसले ने बनाई थी, उसमें एटॉमिक नंबर को बेस माना गया। उसमें एटॉमिक नंबर को बेस माना गया। इसके बाद एक नई पीरियोडिक टेबल आई। नई पीरियोडिक टेबल आने के पीछे का मसला ये है कि जब किसी नियम में या किसी नियम को अप्लाई करते वक्त कुछ समस्याओं का सामना करना होता है, तो उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए कुछ नए नियम या नए तरीके का कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना होता है। जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली जो पीरियोडिक टेबल आई वो मेंडलीव की आई, दूसरी जो पीरियोडिक टेबल आई वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई जो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग थी, और तीसरी जो पीरियोडिक टेबल आई वो आई लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दीर्घ आवर्त सारणी, जिसमें एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा गया। यहाँ इस बात को बताने के पीछे का जो औचित्य था वो ये था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। तो समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम लोग 9th में भी हमने पढ़ा है, एक साइंटिस्ट थे बोहर। तो एटम के बारे में अपनी अपनी थ्योरी बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी है। जैसे आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो दी थी डाल्टन ने। डाल्टन के बाद और बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के बारे में जानकारी दी, जैसे थॉमसन आए, जैसे रदरफोर्ड आए, उसके बाद बोहर आए, उसके बाद समरफील्ड आए। बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को लेकर अपनी अपनी थ्योरी दी है। लेकिन यहाँ मैं बोहर को बता रहा हूँ कि बोहर नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अकॉर्डिंग भरते हैं हम लोग, वो भरते हैं हम लोग 2n² के अकॉर्डिंग, 2n² के अकॉर्डिंग। यहाँ n क्या है, यहाँ n जो है वो है
नंबर ऑफ ऑर्बिट, सॉरी यहाँ जो n है वो है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षाओं की संख्या। अगर पहली कक्षा है, पहला ऑर्बिट है, तो n की जगह पे 1 रख देंगे। अगर दूसरी है तो n की जगह पे 2 रख देंगे। अगर तीसरा है तो n की जगह पे 3 रख देंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिट है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो एटम है, जिस एटम के बीच में बिल्कुल क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ फिर इस तरीके से गोल ऑर्बिट बनी रहती है। जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें हम लोग इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो बोहर थे उन्होंने बताया था कि इन ऑर्बिट्स को हम लोग KLMN से भी डिनोट करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये पहली वाली जो शेल है वो है n = 1, दूसरी है n = 2, तीसरी है n = 3 और चौथे नंबर पर है n = 4। इस तरीके से तो हमने यहाँ जो n है वो बताया, वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो चलते देखते हैं एक बार कोशिश करके, यहाँ बताने की कोशिश करते हैं कि जो n है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो n की जगह पे हम जो पहला रखेंगे, मतलब अगर हम पहली ऑर्बिट की बात करें, न्यूक्लियस से लगी हुई जो पहली ऑर्बिट है उसको पहला ऑर्बिट बोलते हैं। यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे अंदर से। तो n की जगह पे एक बार 1 रख देते हैं, एक बार n की जगह पे 2 रख देते हैं, एक बार n की जगह पे 3 रख देते हैं और एक बार n की जगह पर 4 रख देते हैं। यहाँ देखने की कोशिश करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 18, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 32। तो बोहर ने ये बताया कि एटम के अंदर जो ऑर्बिट होती हैं, जो गोल ऑर्बिट होती हैं, उसमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हम लोगों को ये याद कर लेना है कि जो एटम्स हैं उनके अंदर जो ऑर्बिट्स होती हैं उसके अंदर इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 2, 8, 18, 32। ये आप लोगों को सभी को याद होना चाहिए। इसके पीछे कोई और लॉजिक नहीं लगा सकते कि भाई कोई एक नया तरीका निकाल लें। ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। और थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ कि अभी तक नेचर में, अगर हम लोग नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो प्रकृति में अभी तक लगभग 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। इन 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल हैं, जो प्रकृति में स्वयं पाए जाते हैं, अपने आप पाए जाते हैं। उसके पीछे केवल नेचर ही अपना दिमाग लगाती है और कोई यूज़ नहीं कर रहा। और इसके अलावा जो 93 से लेकर और 118 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स आर्टिफिशियल होते हैं, या हम इन्हें एक नाम और देते हैं, इन्हें हम लोग मैन मेड भी कहते हैं कि लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं। कौन से एटॉमिक नंबर से? 93 से लेकर 118 तक। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे थे कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो अकॉर्डिंगली बनाई थी एटॉमिक मास के। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनी थी वो अकॉर्डिंगली बनी थी एटॉमिक नंबर के। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। थोड़ा सा एक बार इसको ध्यान देते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, थोड़ा देखिएगा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें बेटा एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर को हम लोग एक कैपिटल Z अल्फाबेट है, एक कैपिटल Z, इससे डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। इसे हम लोग कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी डेफिनेशन हो सकती है इसकी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। या न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वो भी उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। हम उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर हमें पता लग जाए कि किसी का एटॉमिक नंबर, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं कि कोई एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर है 20, तो हम लोग कह सकते हैं
कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20 हैं, उसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 20 हैं। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, या जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं है, बहुत ही साधारण सी चीज़ें हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये तो डेफिनेशन होगी एक साधारण सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसको जेड से डिनोट करते हैं हम लोग। अगली जो डेफिनेशन है, अगली जो हेडिंग थी बेटा वो थी एटॉमिक मास। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इसे हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, जैसे बोलते हैं कि ए से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन होती है, ए इज इक्वल टू होती है पी प्लस एन। ए इज इक्वल टू होती है पी प्लस एन। यहाँ पी क्या है, प्रोटॉन है, और एन क्या है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है। मतलब परमाणु के अंदर, एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं, जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं, उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो संख्या, जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, हमारा एटॉमिक मास कहलाता है। ये टॉपिक बाद का है, इसको हम लोग जब 9th क्लास की वीडियो सीरीज शुरू करेंगे या उससे जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि वहाँ इस चीज को समझा दूंगा। और टेंशन यहाँ भी नहीं लेनी है आपको, जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगा तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कुछ जानकारी लेनी है हम लोगों को। मैं हट जाता हूँ आगे से। तो इसको थोड़ा सा अब हम मिटा देते हैं। आप जब भी हम कोई चीज़ नोट करने के लिए बोलें तो आप उसका अपने मोबाइल पर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा आसान रहता है उसका। तो इसको भी मिटा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, यहाँ इस तरीके से थोड़ा अच्छा रहेगा वो। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये आप प्रॉपर एक बार नोट कर लीजिए, जिससे थोड़ा सा आसान रहे आप लोगों के लिए, किसी भी तरह की कोई समस्या महसूस ना होगा हमें। 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो कोई भी एलिमेंट है, इसको आप देखिएगा थोड़ा सा, कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के नीचे की तरफ जो संख्या होती है उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सभी एलिमेंट के पास 2 तरह के नंबर्स होते हैं। नीचे की तरफ जो नंबर लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर की तरफ जो नंबर होता है उसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। तो कुछ इस तरीके से अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 नंबर तक सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ तक अगर आपको आ गया तो थोड़ा सा समझने में आसानी आ जाएगी। सीखना तो हमें आगे भी है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको 70-80 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया जाए। आज हम लोग केवल 30 तक पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग एटॉमिक नंबर 1, 2, तो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। वैसे तो याद तो खैर करना हम लोगों को, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब हम लोगों को ये बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। हम लोग जानते हैं कि ये हमारी शेल है, ये हमारी ऑर्बिट है, जिसमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे हम लोग, 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। अभी थोड़ी देर पहले बताया जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या ऐसा मान के चलिए, एक देशी भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास 4 डब्बे हैं, दूध लेने के लिए जाते हैं हम लोग। ये 4 डब्बे हैं हमारे पास और हमें 1 किलो दूध लेने के लिए जाना है। तो हम पहले वाली शेल, मतलब ये पहले वाला डब्बा उठा के ले जाएंगे। 1 किलो दूध लेना है तो इसके अंदर 1 किलो दूध आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये तो 2 का है, तो हमने इसमें 1 किलो दूध ले लिया। मतलब एटॉमिक नंबर है 1, एक शेल बनेगी। हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि बीच में हम यहाँ न्यूक्लियस बनाएंगे और इसके चारों तरफ एक शेल बना देंगे, और इलेक्ट्रॉन कितना शो कर देंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। ऐसे ही दूसरे के बारे में करेंगे, इसमें जो है कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब शेल तो 1 बनेगी। इसको भी वैसे समझने की कोशिश कीजिए कि 2 किलो दूध लेने के लिए गए, इस वाले डब्बे को उठा के ले जाएंगे, 2 किलो आ जाएगा, तो सीधा 2 भर दिया हमने। इसमें न्यूक्लियस बीच में है, इसके चारों तरफ एक शेल है, और कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 2 भरेंगे।
इसमें है भैया जी 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाली शेल में कितने आते हैं? 2 ही आते हैं। है तो यहाँ 3, लेकिन सबसे पहले हम इसे ही भरते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 है तो पहले तो 2 भरेंगे, पहले इसको भरेंगे। हमें 3 किलो दूध लेने जाना है तो पहले इसमें भरेंगे, 2 किलो आ जाएगा। कितना बच गया? एक और बच गया, तो वो किस में भरेंगे? हम इस वाले में भरेंगे। तो इस तरीके से भर देंगे। तो ये दूध वाला तो थोड़ा सा देसी सा हो जाता है उदाहरण, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। हमें यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 3 है। इसको कैसे भरते हैं कि पहले वाली शेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जो एक बच जाता है वो किस में भर जाएंगे? 8 में, क्योंकि इसमें 8 तक आ सकते हैं। ज़रूरत एक की है तो एक भर देंगे। इसको कैसे करेंगे? यहाँ बीच में न्यूक्लियस बनाएंगे और इसके चारों तरफ हम लोग कितनी शेल बना देंगे? इसके चारों तरफ हम 2 शेल बना देंगे। एक शेल ये है, एक शेल ये है। तो पहली वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके शो कर देते हैं। 4 को हम लोग कैसे बनाएंगे? इसमें 2 भरेंगे, इसमें 2 भरेंगे, यहाँ 1 2 शेल। पहले वाली शेल में कितने हैं? 2 है। दूसरे वाली शेल में कितने हैं? 2 है। कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं। इसके बाद जो अगला आता है दैट इज एटॉमिक नंबर 5 है। यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं, ये लिथियम है, सॉरी हीलियम है, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, और 5 पर आता है बोरॉन, और यहाँ आएगा कार्बन। सो 5 को कैसे तोड़ेंगे बेटा? हम 5 को तोड़ेंगे 2 और 3 में, क्योंकि 5 एटॉमिक नंबर है तो पहले 2 वाली भरेंगे, 2 वाली भर दी, 5 में से 2 चले गए, कितने बचे? 3 बचे। वो 3 हम लोग कहाँ भरेंगे? दूसरे वाले भरेंगे। दूसरे वाली में कहाँ तक आ सकता है? 8 तक आ सकता है, लेकिन कितने की जरूरत थी हमें? 3 की, तो हमने 3 भर दिया। कितने शेल बनेंगे इसमें? 2 शेल बनेंगे। बीच में न्यूक्लियस बनाएंगे, एक शेल बनाएंगे, दूसरी शेल बनाएंगे, इसमें 2 भरेंगे और इसमें कितने भरेंगे? 3 भरेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे। 6 वाली में कितने आ जाएंगे बेटा? 2 4 आ जाएंगे, 1 और 2, इसमें 2 भरेंगे, इसमें दूसरे वाली में हम लोग क्या करेंगे? 4 भरेंगे। 6 आ गया। इसके बाद यहाँ 7 जो है वो किसका होता है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो नाइट्रोजन को हम लोग भरते हैं 2 5, 8 को भरेंगे 2 6, 2 7, 2 8। जैसे यहाँ 9 थे तो 9 के लिए सबसे पहले हमें पहले वाली शेल भरनी पड़ेगी, तो हमने 2 भर दिया, सॉरी 2 भरा। 9 में से 2 गए, अब कितने बच गए? 7। तो 7 हमने भरे दूसरे वाली शेल में। इस तरीके से यहाँ बीच में एक न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ 2 शेल, पहले वाली में 2 और दूसरे वाली में कितने भर देंगे हम लोग? 5 भर देंगे। इसमें 2 6 भर देंगे। ऐसे इसका बना देंगे, ऐसे इसका बना देंगे। तो थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए, ज़्यादा टिपिकल नहीं है बिल्कुल भी। इसके बारे में और भी बातें करेंगे हम लोग, थोड़ा ध्यान देखते रहेंगे। नोट करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। स्क्रीन रोक सकते हैं, स्क्रीन रोक कर आप आसानी से बना सकते हैं उसे। थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, रिलैक्स होकर। किसी वजह से ये वीडियो जो है वो रुक गई थी, थोड़ा सा जल्दी से नोट करते रहेंगे बेटा इसको। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। किसी भी तरह की अगर कोई समस्या आपको महसूस होती है तो आप बीच में कमेंट करके बता सकते हैं। 10 नंबर से आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जैसे आप लोगों ने 2 8 18 32। 11 के लिए कैसे करते हैं बेटा? ये सोडियम का होता है, Na का होता है। इसको है बेटा 2 8 1। जैसे पहले वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमने 2 भरे। 11 में से 2 आ गए, कितने बच गए? 9 बच गए। फिर हम भरते हैं दूसरे वाली शेल में। दूसरे में 8 आ सकते हैं, 9 तक भर सकते हैं, लेकिन आ कितने सकते हैं? 8 आ सकते हैं, इसलिए हमने 8 भरे। 11 में से 2 यहाँ आ गए, 8 यहाँ आ गए, 8 और 2 10,
एक बच गया, तो वो एक कहाँ जाएगा, इस तीसरे वाली शेल में जाएगा। तीसरे वाली शेल में कहाँ तक आ सकते हैं बेटा, तीसरे वाली शेल में आ सकते हैं 18 तक, लेकिन जरूरत एक की है फिलहाल, एक भरते हैं। अब इसको हम लोग कैसे फिल आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा एक का बना के दिखा देता हूं कि 3 शेल है इसमें, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 3 शेल है। पहले वाली में 2 है, इस तरीके से 2 भरेंगे। दूसरे वाली शेल में 8 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और लास्ट वाली में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से भर देंगे, आसान है, थोड़ा टिपिकल नहीं है। इससे अगला है बेटा मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसको उसी हिसाब से तोड़ते हैं, 2, 8, 2। फिर आता है एल्यूमिनियम, 13 आता है, 2, 8, 3। फिर आता है सिलिकॉन, ये आता है 14, 2, 8, 4। फिर आता है फॉस्फोरस 15 नंबर पे, 2, 8, 5। फिर आता है सल्फर 16 नंबर पे, 2, 8, 6। फिर आता है, हम यहाँ 17 नंबर ले लेते हैं, 2, 8, 7, ये क्लोरीन का होता है। इसके बाद आता है 18 नंबर, ये होता है हमारा आर्गन का, 8। इस तरीके से भरते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं लेना है, हेजिटेशन नहीं फील करनी है। कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा ज़रूर आप लोगों को। जैसे ही सबसे बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एक नई शेल अपने आप क्रिएट हो जाती है, ये हमें समझ लेना है। जैसे देखिएगा, इससे पहले मैंने बताया था एक नियोन का था एटॉमिक नंबर 10, और इसको हमने तोड़ा था 2 और 8 में। तो जैसे ही सबसे बाहर वाली शेल में एक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमने एक नई शेल क्रिएट कर दी, जैसे 2, 8, और यहाँ क्या आया, 2, 8, 1। अब हम बाहर वाली शेल में भर रहे हैं, हमने कहाँ तक भरा, इसमें 8 तक भरा। जैसे ही इसमें 8 आ गया, एक नई शेल अपने आप क्रिएट करनी होगी। इसके लिए हम बात करते हैं 19 नंबर पे क्या आता है, 19 नंबर पे आता है पोटेशियम, ये आता है 2, 8, 8, 1। सिंपल, जैसे ही बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, उसका ऑक्टेंट पूरा हुआ, एक नई शेल क्रिएट कर दी जाती है। फिर आता है 20 नंबर पर, 20 नंबर पर आता है कैल्शियम, इसको तोड़ते हैं बेटा, 2, 8, 8, 2। इसको तोड़ते हैं, 2, 8, 8, 2। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, 21। अब यहाँ थोड़ा समझना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थर्ड वाली शेल में जो है 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बच्चे कहते हैं कि भैया थर्ड वाली शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे किया जाए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड वाली शेल में पहले 18 पूरे कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो 21 में थोड़ा भर लेते हैं। 21 क्या कहता है हमें, 2, 8, 9, और बाहर वाली में हम लोग 2 ही रहने देते हैं, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। 22 में भरते हैं बेटा, 2, 8, 10, 2। 23 में भरते हैं, 2, 8, 11, 2। 24 में भरेंगे, 2, 8, 12, 2। वैसे ये एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे कि अपवाद कौन से हैं, लेकिन एक नियम से तो इसी तरीके से बना चले जाते हैं। फिर 25 में क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 26 में क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 27 में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। 28 में क्या आ जाएगा, फिर 28 में देख लीजिए सीधा 2, 8, 16, 2 आ जाएगा। 29 में कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और 30 वाले पे कितना आ जाएगा, 2, 8, 18, 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग आज की वीडियो में केवल 30 नंबर तक ही सीखने वाले थे कि इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 30 नंबर तक कैसे कैसे होता है। तो इतना आप लोग जो है आराम से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नोट कर लीजिए बेटा। वीडियो में बीच में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया था, तो अब आगे से नहीं होगा, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। आप सब लोग सभी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट करते रहें। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा टॉपिक है कि इसके बिना केमिस्ट्री को समझना असंभव सी बात लगती है। यदि हमें केमिस्ट्री समझनी है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है।
जब आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं थोड़ा साहस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, आगे अपना वक्त इन वीडियोस में देने का भी मन करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो हमारा चैनल है इसमें हम और हमारे जो साथी अध्यापक हैं वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट की जानकारी देते रहते हैं, और मैं भी ऐसी ही कोशिश करता हूं कि अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहें। इस वाली वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, लेकिन वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगली वीडियो जल्दी ही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।